हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स। ये हमारी सीरीज़ 10 है और अगर आप सीरीज़ 10 तक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। और ये हमारी सीरीज़ 11 है। हम आज ये सीरीज़ 11 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे इंक्लूड हैं। सबसे पहले अगर वीडियो जो हमारे चैनल पे आप नए विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और अधिक जानकारी के लिए जुड़िए हमारे साथ हमारे ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो जुड़िए इंडिया की नंबर 1 ई लर्निंग ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो है कि पेड कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड करिए एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लीडरशिप क्वालिटी के लिए, ठीक है। जो हमारे लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं या फिर जो हमारे लीडरशिप टॉपिक है उससे हमारा जो कि आज का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लीडर दैट फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड जॉब्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स। जो लीडर होते हैं, है ना, जो लीडर होते हैं वो हमारे फोकस करते हैं हमारे प्रोडक्शन पे या फिर जॉब टेक्निकल्स एस्पेक्ट्स पे। तो उनको क्या बोलते हैं, वो किस तरीके के लीडर होते हैं? तो वो हमारे ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं, वो हमारे जनरल लीडर होते हैं, वो हमारे लेजेंड फेयर लीडर होते हैं, या फिर हमारे जॉब सेंटर्ड लीडर होते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, जॉब सेंटर्ड। ये जो लीडरशिप की क्वालिटी ये हमारे जॉब सेंटर्ड लीडर होते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। द एक्सटेंट टू विच अ लीडर लेट्स फॉलोअर मेक अ डिसीजन देमसेल्फ रेदर देन मेकिंग द डिसीजन फॉर देम इज फोकस्ड ऑन बाई डैश लीडरशिप स्टाइल। क्या होता है कि क्या है, ये हमारे ऐसे लीडरशिप हैं जो कि क्या करते हैं, अपने फॉलोअर को अलाउ करते हैं जो है कि डिसीज़न बताने के लिए, ठीक है, या फिर डिसीज़न को अलाउ करते हैं और फोकस करते हैं कि किस तरीके का उनका जो है डिसीज़न होगा, या उनके ऊपर पूरा का पूरा डिसीज़न डिपेंड करता है कि वो डिसीज़न सही होगा या नहीं। तो ये किस तरीके का हमारा जो है कि लीडरशिप स्टाइल है, ये हमारा पार्टिसिपेटिव और ऑटोक्रेटिक है कि वो अलाउ तो कर रहे हैं लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, बट उनका जो डिसीज़न होगा वो हमारा उनके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारे ऑटोक्रेटिक टाइप के जो है कि लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जो ऑटोक्रेटिक होते हैं ये होते हैं, सबसे पहले जैसे जो ऑटोक्रेटिक होते हैं वो हमारे जो है कि किसी को अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो ऑटोक्रेटिक जो लीडर होते हैं वो जो है कि अनएजुकेटेड पीपल में ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है वहाँ पे ये फेमस होती है, ठीक है। जो कि उनकी पूरी की पूरी अपनी थ्योरी होती है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव थ्योरी और 3D मॉडल थ्योरी भी एक तरीके की ये थ्योरी होती है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक होते हैं, यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेसी जैसा रूल नहीं होता है, ठीक है। जो भी होगा उनके एक जो लीडर है उनका पूरा का पूरा अपना डिसीज़न, अपना वो पूरा का पूरा उनका अपना डिसीज़न होगा, अपना जो भी वो सारे के सारे चीज़ें वो अपनी थोपते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है पार्टिसिपेटिव एंड ऑटोक्रेटिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। डैश लीडर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन अलोन। किस तरीके के लीडर होते हैं जो कि प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं और अकेले ही डिसीजन लेते हैं? तो अभी मैंने बात की ऑटोक्रेटिक जो लीडर होते हैं, ऑटोक्रेटिक टाइप के जो लीडर होते हैं ये हमारे जो है कि डिसीजन को वो करते हैं, क्या कहते हैं, अपने खुद लेते हैं और जो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं। ओके, अब क्या है कि जो ऑटोक्रेटिक थ्योरी होती है ना, इसमें क्या होता है कि किसी और को जो है कि ये पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन कोई नहीं होता है, ठीक है। यूनिलैटरल डिसीजन होता है। ओके, म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगा, यूनिलैटरल डिसीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि मैक्सिमम जो पावर होती है वो एक सेंटर के पास होती है, ठीक है। वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये जो है कि हमारे ऑटोक्रेटिक लीडर है। और ऑटोक्रेटिक थ्योरी जो है यही बोलती है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है, यूनिलैटरल डिसीजन होता है, मैक्सिमम पावर जो होती है वो सेंट्रलाइज होती है। तो ये सब सारी होगी हमारे ऑटोक्रेटिक के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। लीडर हु इनलिस्ट द हेल्प ऑफ सब ऑर्डिनेट एज अ ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये किस तरीके के लीडर होते हैं जो कि अपने सब ऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ग्रुप में जो भी ग्रुप की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करते हैं। तो ये किस तरीके के जो है कि लीडर होते हैं वो हमारे होते हैं पार्टिसिपेटिव। ओके, ये पार्टिसिपेटिव जो है हमारे लीडर होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा हमारा सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अ लीडर यूजेज डैश व्हेन गिविंग द इंडिविजुअल और ग्रुप द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। लीडर यूजेस
क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है कि एक इंडिविजुअल और ग्रुप को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो जो है कि डिसीज़न लें। तो ये जो है कि एक डेलीगेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक डेलीगेशन यूज़ करते हैं ताकि एक इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को या जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा डी। क्वेश्चन 6, एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इंक्लूड। जो पार्टिसिपेटिव डिसीजन होता है उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयज सेट हायर गोल फॉर देमसेल्फ। जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने लिए गोल बहुत अच्छे सेट करते हैं या हायर गोल सेट करते हैं। मोर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ऑफर्ड। जो अलग अलग तरीके के बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अलग अलग तरीके के हर एक पॉइंट पे अलग अलग तरीके का व्यू होगा। पार्टिसिपेंट बाय इनटू द फाइनल डिसीजन। जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन तक जो है पहुँच जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे एडवांटेज होते हैं हमारे पार्टिसिपेटिव टाइप के डिसीजन जो इंक्लूड होते हैं हमारे लीडरशिप में। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। वेदर अ लीडर इज चैरिज्मेटिक इज डिटरमाइंड बाय। कोई भी लीडर चैरिज्मेटिक है वो उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। कोई भी लीडर अच्छा है, उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, है ना, वो सबको साथ देखता है, सबको साथ लेके चलता है, तो उस लीडर की क्या क्वालिटी उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। फॉलोअर्स परसेप्शन, सही बात है, जो उसके फॉलोअर्स है, जो उनके छोटे जो सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, वो किस तरीके का परसेप्शन उनके बारे में रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक तरीका, ये भी डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया हो जाएगा। कंटेंट ऑफ लीडरशिप सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन वो किस तरीके से वो जो है कि हमारा लीडर पकड़ रहा है ना, या भी कैसा वो कंटेंट ला रहा है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नीड ऑफ फॉलोअर, ठीक है, जो हमारे जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव किसी भी तरीके का कैसा नीड है उस तरीके पे भी ये डिटरमाइन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। दी फिक्स स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिपेंड अपॉन। एक फिक्स स्टाइल कैसा होता है लीडरशिप का, नेचर ऑफ द टास्क, कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। दो चीज़ें होती हैं जिस पे हमारा एक फिक्स टाइप का स्टाइल हमारा फॉलो हो सकता है लीडरशिप में। तो एक होता है नेचर ऑफ टास्क, कैसा टास्क दिया गया है, ये हमारा फिक्स है। और कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आइडेंटिफाई द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग होता है उसकी बेस्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे किसको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड द मीन्स ऑफ रीचिंग देम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करना और उसके जो है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो वहाँ तक पहुँचना, ये होता है हमारा बेस्ट प्लानिंग की डिफिनेशन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज़ प्लानिंग हॉराइजन। जो प्लानिंग हॉराइजन होता है वो क्या होता है, तो प्लानिंग हॉराइजन होता है द टाइम बिटवीन मेकिंग अ प्लान एंड पुटिंग इट इनटू इफेक्ट। किसी भी प्लान को बनाने का टाइम और उनको इफेक्ट में लाने का, उनको होता है ना कि उसको लाने का, उसको पुट फॉरवर्ड करने का या फिर उस पर एक्ट करने का वो जो टाइम होता है उस दौरान वो होता है हमारा प्लानिंग हॉराइजन। करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट 3 प्रॉब्लम्स कॉमनली hindered successful planning did we identify? What 3 problems commonly hindering successful planning did we identify? इसमें से कौन सा प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम है जिसको हम कॉमनली पाते हैं कि सक्सेसफुल प्लानिंग जो है नहीं हो पाए। लैक ऑफ प्लानिंग एक्सपर्टीज़, लिटिल टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, मिस यूज़ ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है किसी भी प्लान को सक्सेस नहीं होने के लिए। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज़ ए मोर फॉर्मल टर्म फॉर व्हाट इज़ नोन एज प्लान बी। ठीक है, तो यहाँ पे मोर फॉर्मल टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं अ कंटीजेंसी प्लान। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए विल बी नेक्स्ट। ये ए जो यहाँ पे ए होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, ए कंटीजेंसी प्लान। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज़ द ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी दैट हैड बीन गिवन। तो ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये होगा ड्यूटी टू एक्ट
ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी दैट हैज़ बीन गिवन। तो ये किस तरीके की ड्यूटी होती है? तो ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो कि आपकी अथॉरिटी या फिर जो है आपकी एक्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो आपकी ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट आर द 3 थीम्स फाउंड इन द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिवीज़न? ये क्या है, किस तरीके की थीम 3 है जो कि आपकी पाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन डिवीज़न में? तो ये होती है आपकी प्रोडक्ट, कस्टमर एंड जियोग्राफी। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 14 का वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इन विच ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म आर देयर ड्यूअल और मल्टीपल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी? किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि आपके डुअल और मल्टीपल लाइन में आपके अथॉरिटी होते हैं? तो ये आपके जो है मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो होंगे ये आपके जो है कि आपके मल्टीपल लाइन्स होते हैं या फिर मल्टीपल अथॉरिटी आपको देखने को वहाँ पे मिलती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 15 का डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। विच कॉन्सेप्ट डज पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स? विच कॉन्सेप्ट डज पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स? किस तरीके का जो है कि कॉन्सेप्ट है जो पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करती है? तो ये आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके होल कॉन्सेप्ट को जो है कि आपके यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन 16 का बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। विच डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी डिटरमाइंस द एक्चुअल लर्निंग ऑफ अ पर्सन? किस तरीके का जो है कि पर्सनालिटी है वो डिटरमाइन करता है कि पर्सन क्या चीज़ें सीखता है या कि क्या चीज़ें सीख पाएगा? तो वो होगा उसका कल्चर, ठीक है, वो होगा उसका कल्चर जो कि डिफाइन करेगा वो उसकी पर्सनालिटी को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। हु डिवाइडेड 2 टाइप, टफ माइंडेड एंड टेंडर माइंडेड, टू जज द पर्सनैलिटी? किसने जो है कि डिफाइन किया था दो टाइप, जो कि टफ माइंडेड और टेंडर माइंडेड के बारे में? तो इन्होंने, ये जो है विलियम जेम्स, इन्होंने जो है कि आपके डिफाइन किया था इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट आर द 3 काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू जंग्स? जंग्स के बारे में इन्होंने जो ये आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 3 काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में डिफाइन किया था। तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स जो अपनी चीज़ें जल्दी शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ जल्दी दोस्ती नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि आपके साथ बहुत ही घुल मिल जाते हैं बहुत आसानी से। एम्बिवर्ट है ना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। हु क्लासिफाइड पीपुल इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू? किसने जो है कि वैल्यूज़ के टर्म पे लोगों को क्लासीफाई किया? तो ये है आपके स्प्रैंगर ने जो है कि स्प्रैंजर ने जो है ये डिफाइन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। अल्पोर्ट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन विच 2 ट्रेट्स? अल्पोर्ट्स ने जो है कि आपके किस तरीके के जो है कि डिस्टिंक्शन जो है 2 ट्रेड में डिफाइन किया था? तो ये जो है कि आपका एक कॉमन ट्रेड्स एंड पर्सनल डिस्पोजिशन, ठीक है, कॉमन ट्रेड्स एंड पर्सनल डिस्पोजिशन जो है कि अल्पोर्ट ने ये जो है कि डिफाइन किया था। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कॉमन ट्रेड्स एंड पर्सनल डिस्पोजिशन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट आर द 2 ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू द कैटल्स ट्रेड थ्योरी? कैटल्स ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 ट्रेड कौन कौन से हैं? तो ये जो कैटल्स ट्रेड थ्योरी है ये है आपकी सरफेस एंड सोर्स थ्योरी। सरफेस और सोर्स थ्योरी जो है कि आपके ये ट्रेड थ्योरी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये होगा आपका 22 का बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। व्हाट आर द मोर ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर? 2 तरीके का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करने का वो कौन कौन सा है? तो वो होता है आपका ट्रेड एंड टाइप थ्योरी। ट्रेड एंड टाइप थ्योरी जो है कि आपके इंसान की जो है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है, उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो होगा सी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। विच थ्योरी स्टडी द पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन? किस तरीके की थ्योरी जो है कि वो पर्सन और सिचुएशन के इंटरेक्शन की थ्योरी बताती है? तो ये आपकी जो है कि सोशल थ्योरी होती है। ओके, ये आपकी होती है सोशल थ्योरी, आपको बताती है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का बी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप? इसमें से लीडरशिप की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो ये होती है हमारी अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपके जो लीडर की कैरेक्टर होती है ये आपके जो है कि फंक्शन ऑफ स्टिमुलेशन, किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन है उस पर कैसे वो फंक्शन कर रहा है ये आपको जो है कि कैरेक्टर बताता है लीडरशिप के लिए। करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन 25 का वो होगा ए।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। लीडरशिप इज अ प्रोसेस हुज इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज डैश एक्सरसाइज बाय द लीडर ऑन द ग्रुप मेंबर। किस तरीके का जो है कि इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो कि लीडर जो है अपने ग्रुप पे एक होता है ना कि किस तरीके का इन्फ्लुएंस है वो कि लीडर लोगों को अपने ग्रुप में दिखाता है। तो ये जो है आपका एक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऐसा एक्सरसाइज किया जाता है ताकि वो ग्रुप पे मेंबर पे कैसा इफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। अकॉर्डिंग टू लुई ए एलन, अ लीडर इज अ पर्सन हु डैश डैश अदर। लीडर कौन होता है? तो लीडर एज अ हीरो भी हम देखते हैं, ठीक है। लीडर एज अ हम उनको कहते हैं ना कि एक आइडियल रोल भी हम उनको मॉडल भी मान सकते हैं। तो लीडर वो होते हैं ना जो आपको किसी गोल के लिए मोटिवेट करें, जिनको देख के आपको मोटिवेशन मिले, जो लोगों को गाइड करे, जो लोगों को डायरेक्टली किसी भी सिचुएशन से डील करने की हिम्मत रखते हैं, तो वो होते हैं लीडर। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर गाइड एंड डायरेक्ट। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। व्हाट स्टाइल डज अ ऑटोक्रेटिक लीडर फॉलो। ठीक है, अब ऑटोक्रेटिक लीडर जो होते हैं वो किस तरीके का स्टाइल फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लीडर थ्योरी की बात। मैंने ऑटोक्रेटिक थ्योरी की बात की थी। तो जो ऑटोक्रेटिक थ्योरी होती है वहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल कंसर्न कोई नहीं होता है, ठीक है। यूनिलैटरल डिसीजन होता है, मैक्सिमम पावर एक पर्सन के हाथ में होती है। तो वो क्या होता है कि क्या करते हैं वो लोग, एक वो ऑर्डर दे दिए उसको सबको फॉलो करना है, ठीक है। वन हु गिव ऑर्डर मस्ट बी ओबेड। कोई अगर ऑर्डर या ऑर्डर दे दिया उसको फॉलो करना ही करना है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का वो होगा यहाँ पे वन हु गिव ऑर्डर मस्ट बी ओबेड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। वाई इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कंसिडर्ड निगेटिव। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्यों निगेटिव कहा जाता है? बिकॉज वहाँ पे आपको लोगों का पार्टिसिपेशन वहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। लोगों के को बस ऑर्डर दिया जाता है ताकि वो बस फॉलो करें। ये तभी जो है पॉसिबल होगा जब लोग अनएजुकेटेड होंगे, ठीक है। लोगों में सोचने समझने की बुद्धि नहीं होगी, वहाँ पे ये फॉलो हो सकता है। बट नॉर्मली ये जो है कि नेगेटिव ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? बिकॉज वहाँ पे पावर का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक इंसान के पास पूरी की पूरी पावर है। वहाँ पे आपको अपना कोई भी मत नहीं दे सकते आप वहाँ पे, ठीक है। आपका कोई हक नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए ये जो है कि नेगेटिव माना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा पीपल आर अनयूनिफॉर्म, इनसिक्योर एंड अफ्रेड ऑफ द लीडर, ठीक है। एक तानाशाही भी होता है, ठीक है। तो ये होगा इसलिए ये नेगेटिव होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। डैश लीडर इज़ वन हु गिव इंट्रोडक्शन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप। ये किस तरीके के लीडर होते हैं जो कि लोगों से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद ही जो है कि किसी तरीके का किसी भी तरीके को कंसल्ट करने के लिए ग्रुप का जो है इंस्ट्रक्शन ज़रूर लेते हैं। तो ये होते हैं फ्री रेंज और लेजर फेयर, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा फ्री रेंज और लेजर शेयर। नेक्स्ट बात करेंगे डेमोक्रेटिक, सबको पता है। ऑटोक्रेटिक मैंने बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। ए डैश लीडर अवॉइड पावर एंड लीव द ग्रुप इंटायरली टू इटसेल्फ। ये भी हैं, ठीक है। पावर को अवॉइड करते हैं और पूरे के पूरे जो है कि ग्रुप पे जो है कि वो क्या कहते हैं डिसीजन है, ये सब सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। ये क्या होता है? ये होता है फ्री रेन और लेजर फेयर। इनको भी फ्री रेन और लेजर फेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। ए डैश लीडर एज्यूम्स हिज फंक्शन टू बी फादरली। एक ऐसे लीडर होते हैं जो कि उनके फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं उनके फादर का है, ठीक है। उनका पैट्रियार्क जो है कि ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये जो है कि इस तरीके के लीडर पैटर्नल लीडर होते हैं जो कि उनको उनके पुश्त से, ठीक है, उनके दादा से, परदादा से, उनके पापा से उनको मिल रही है। तो ये पैटर्नल लीडर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की। सिस्टम 1 मैनेजमेंट मैनेजर मेक व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन। जो सिस्टम 1 मैनेजमेंट होता है उसमें जो मैनेजर किस तरीके का जो है डिसीजन कर सकता है, तो वो जो है डिसीजन वर्क रिलेटेड ही कर सकता है, ओके। वर्क रिलेटेड ही कर सकता है। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से उसको नहीं मतलब है। सोशल कुछ भी नहीं कर सकता है, रिलेटेड टू सोसाइटी ये भी नहीं करेगा, ठीक है। कोई एक मैनेजर है, होल ऑर्गेनाइजेशन CSR कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमारे कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट एक सिंगल पर्सन नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वर्क रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। मास्लो सजेस्ट दैट नीड आर अरेंज इन सीरीज ऑफ लेवल ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेवेंट टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी इन्होंने 7 जो है कि हायरार्की बनाई थी, ठीक है, जो कि नीचे बेसिक से लेके टॉप जो कि
रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो उनकी बारे क्या था, इनके बारे में नीड थ्योरी का जो है कि मेन रिलेवेंट पॉइंट क्या है। अ नीड वंस सेटिस्फाइड डज नॉट मोटिवेट एन इंडिविजुअल। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो वो इंसान को मोटिवेट कर दे। ठीक है, मे बी उसको मोटिवेट होने के लिए कुछ और फैक्टर ज़रूरी हों। वंस अ नीड इज़ सेटिस्फाई इट इज़ रिप्लेस्ड बाई अनदर नीड्स। जाहिर सी बात है कि एक नीड हो पूरी हुई तो दूसरी नीड की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, ऐसा हम लोग ग्रीडी पर्सन है, ह्यूमन नेचर है ग्रीड या फिर लालच करना। एक सिचुएशन कि हमें 2 रुपये मिल गए, यार मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं, या फिर मुझे 5 रुपये मिल गए तो मुझे 10 रुपये और मिल जाते हैं। इस तरीके से जो है कि इनकी नीड की बात करते हैं। या फिर मुझे 1 गिलास पानी मिल गया, मुझे आइसक्रीम मिल जाता है। इस तरीके की जो नीड होती हैं वो नीड आपकी बदलती रहती हैं, एक अगर नीड पूरी हो गई तो। ठीक है, नीड्स आर सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। हाँ, नीड्स जो है कि सबके लिए नीड्स जो उनकी एक ज़रूरत होती है, बेसिक नीड होती है, वो सबके लिए एक होती है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। लीडर हु इंस्पायर हिज फॉलोअर टू सरपास देयर सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। तो ये क्या है, ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल। ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल ये है जो कि हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। द टर्म यूज फॉर डिफाइनिंग द नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट अंडर अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। किस तरीके का टर्म हम यूज़ कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, सब ऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर हैं और जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में हम जो है कि टर्म जो है यूज़ करते हैं ताकि डिफाइन कर सके कितने नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने को वर्कर हैं, कितने एम्प्लॉई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। Which of the following theories are similar to Maslow need hierarchy in the term of how human behavior and motivation are priorities in the workplace to maximize output? ठीक है, इन्होंने बात की थी कि मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी बात की थी। ओके, कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है कि नीड हमारी जो है होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से इन द टर्म ऑफ हाउ बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन आर प्रायोरिटीज़। तो ये जो है कि आपके थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई थी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है, जो कि आपकी थ्योरी एक्स में क्या होता है कि जो वर्कर है उनको जो है कि धक्के से काम कराना होता है। धक्के से मतलब कि आपको उनको जो है कि मोटिवेट करना पड़ेगा, है ना। सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होते, गोल ओरिएंटेड वो नहीं होते हैं, उनको ज़बरदस्ती काम करवाना होता है। वो जो है कि मनी मैटर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। थ्योरी वाई जो होती हैं, जो थ्योरी वाई है वो उसमें क्या होता है, थ्योरी वाई में ये बताया गया है कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या है, वो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पे ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। हाइजीन फैक्टर आर सिमिलर टू डैश नीड एज आइडेंटिफाई इन दी हायरार्की ऑफ नीड। सबसे पहले हायरार्की फैक्टर हमारा जो है कि ये जो है कि हमारे ज़रूरी हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर ये हमारे जो है कि नीड हायरार्की थ्योरी, जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है वो हमारे किस लेवल पे आती है, तो ये हमारे सबसे लोअर लेवल पे आती है। ठीक है, सबसे लोअर लेवल पे हमारी ये जो है कि नीड हायरार्की थ्योरी आती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। डैश एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर दैट स्टेम फ्रॉम लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश किस तरीके की एबिलिटी है ताकि लोगों को जो कैरेक्टर को, लोगों जो लीडर है उनके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, तो ये जो है कि आपका रिफरेंट पावर होती है। ठीक है, रिफरेंट पावर जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, एक लीडर की कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो ये होती है रिफरेंट पावर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। ट्रेनिंग इज़ वाइटल एंड नेसेसरी एक्टिविटी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और नेसेसरी है हर एक्टिविटी के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट प्ले अ लार्ज पार्ट इन डिटरमाइनिंग द डैश एंड डैश एस्टेब्लिशमेंट। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है हमारे किसी भी ट्रेनिंग किसी को दी जा रही है, किसी को उसमें निपुण किया जा रहा है किसी भी काम में, तो वो जो है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में जो है कि वो बढ़ोतरी ही करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पे ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। लर्निंग बाय डूइंग इज़ अ टाइप ऑफ। ठीक है, ये लर्निंग बाय डूइंग किस तरीके का वो है, किस तरीके का जॉब है, ये है हमारा ऑन दी ट्रेनिंग जॉब। ठीक है, वही ट्रेनिंग की बात की मैंने। ठीक है, कि वो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं करके। ठीक है, तो ये होगा वहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन डैश व्हाट इज़ टू बी डन, वेयर एंड हाउ एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। जो प्लानिंग होता है ना, ये कब किया जाता है, ताकि प्लानिंग कब किया जाता है कि कौन क्या करेगा, किस तरीके से करेगा और कब करेगा और किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारा एडवांस में ही ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है, पहले ही ये सब सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इंक्लूड्स, ठीक है, प्लानिंग के क्या क्या हो सकते हैं लिमिटेशंस, क्या क्या उनकी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। प्लानिंग में भी इनएक्यूरेट हो, है ना, इनएक्यूरेसी हो प्लान में, टाइम कंज्यूमिंग हो, ठीक है, रिजिड हो, रिजिडिटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि होता है ना कि किसी को एक चीज़ के लिए स्टक हो जाना, किसी एक चीज़ पे रुक जाना, तो ये होगी आपकी रिजिडिटी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का वो होगा ए, ऑल ऑफ दी, सॉरी, क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। इन द टॉप डाउन अप्रोच डैश टेक द इनिशिएटिव इन फॉर्मुलेटिंग मेजर ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड डेरिवेटिव्स। तो ये कौन होते हैं जो कि पूरी के पूरे डिसीजन को, स्ट्रैटेजी को, पॉलिसी को, ये जो है कि मेजर उनका ऑब्जेक्टिव होता है बनाने का। तो ये होता है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट के जो भी लोग होंगे वो किसी भी चीज़ों के लिए बात करेंगे, उनके लिए इनिशिएट करेंगे, उनका फॉर्मूला बताएंगे या स्ट्रैटेजी, ये सब सारी चीज़ें वो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो लोग बताते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। द टर्म बजट इज़ यूजुअली रिगार्डेड एज अ टूल ऑफ डैश प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये होता है हमारा ऑपरेशनल, ठीक है, ऑपरेशनल टूल होता है जो कि प्लानिंग को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। PERT एंड CPMR, जो PERT एंड CPM क्या होता है, तो ये होते हैं हमारे नेटवर्क टेक्निक्स यूजफुल फॉर प्लानिंग। तो ये होते हैं नेटवर्क टेक्निक्स यूजफुल फॉर प्लानिंग। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर हैंडलिंग नॉन रिपीटेटिव, नोवेल एंड यूनिक प्रॉब्लम्स आर नोन एज, जो है कि नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स को जो देखते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान, वो होते हैं हमारे सिंगल यूज़ प्लान, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का वो होगा बी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का। सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द डैश प्रोसेस। किसी भी गोल को सेट करना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करना, किस तरीके से कौन से काम हम जो है कि पूरे करेंगे, किस टाइम में करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सब सारी जो है कि हम स्ट्रैटेजी प्लानिंग में, ये हमारा फर्स्ट प्लान ही होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही होता है किसी भी प्लानिंग का, स्ट्रैटेजी प्लानिंग। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का। फेल्ट कन्फ्लिक्ट इज़, जो फेल्ट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कब होते हैं, ठीक है, जब लोगों के द्वारा जो है कि कन्फ्लिक्ट्स फील किया जाएगा, तो ये होते हैं फेल्ट कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे फेल्ट कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और में भी ये जो है कि क्वेश्चन सीरीज़ 11 आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। कोलिजन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन हु विदाउट लूजिंग देयर रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज़ वर्क फॉर अ, जो हमारे कोलिजन होते हैं, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होते हैं दो और दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, बिना अपने जो सेल्फ स्टीम है, वो बिना अपने रिस्पेक्ट को जो है कि खोए हुए, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके, तो वो कब होता है, जब कॉमन पर्पस पे लोग काम करना शुरू करते हैं, या फिर कॉमन पर्पस पे वो जो है ओरिएंट किए कर रहे हैं अपने काम को। तो ये होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी, कॉमन पर्पस। ओके, कॉमन पर्पस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो सीरीज़। ओके, और आप हमारे पेड कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया की नंबर 1 ई लर्निंग ऐप, एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप, एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। डाउनलोड करिए और जो है कि हमारे पेड कोर्स को एक्सेस करिए। और आपको जो है कि अदर सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टा, टेलीग्राम एंड आपको यूट्यूब पे जुड़ना ही जुड़ना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।